हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोग कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डिस्कस कर लिए। आपको एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का डिफरेंस समझा दिए, और ये डायग्राम एक्चुअल वाले से कैसे बनाए ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बात किए कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? 0.67 FCK होता है। कैसे आया ये आपको, ये डेरिवेशन हम आपको एक तरह से दिखा दिए, लॉजिक दिखा दिए कि ये 0.67 कैसे पहुंचा FCK से। ठीक है। उसके बाद आपका डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ गया। डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैसे पहुंचा? ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वजह से यहाँ पहुंचा। ये दो वैल्यूज़ को बॉक्स बनाए हैं, ये दो वैल्यूज़ आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ तक का आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट था। यहाँ आपको ये सब थ्योरी था, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन सारे में से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनता है। तो आप लेक्चर को अगर पूरा देखे होंगे कि तो हम एक एक करके ये सारे चीज़ों को एक्सप्लेन किए हैं, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के ऊपर, और आज कोशिश करेंगे कि ये पूरा जितना भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इसको कंप्लीट कर दें, और नेक्स्ट हम लोग मूव कर जाएं लिमिट स्टेट मेथड की तरफ। अब सेम फिर से जैसे हम लोग कंक्रीट में पढ़े, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम था, मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम था। तो ये वाला आपका क्या है? एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इसको आप पढ़ते होंगे, इसको हम हेडिंग दे देते हैं ए। ये हम लोग सोम में पढ़ते हैं, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। लेकिन ये किसका है? अब यहाँ से आपको बात आता है कि टाइप्स ऑफ स्टील का। माइल्ड स्टील का है ये आपको डायग्राम, और सेम एक्चुअल वाला भी आपको ये माइल्ड स्टील का ही है। ये मॉडिफाइड वाला, मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन को हम सिग्मा एप्सिलॉन लिख देते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। अब आपको, जैसे आप साइट पे कंक्रीट बनाए, तो आप कितने तरह का कंक्रीट बनाए? आप M5 से शुरू किए बनाना, M5 से लेके 20 तक बना लिए। फिर उसके बाद भी आपको 25 से आप शुरू किए डिज़ाइन मिक्स बनाना, और आप M80 तक बना लिए। तो ये M5 से लेकर के M80 तक का जो आप कंक्रीट बनाए, ये आपका अलग अलग वैरायटी हुआ, अलग अलग टाइप्स हुआ। तो कोई अगर आपको पूछता है कि कंक्रीट साइट पे कितने तरह का बन सकता है, तो आप बता सकते हैं कि ग्रेड 5 से लेकर के ग्रेड 80 तक का IS कोड के हिसाब से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग रेनफोर्समेंट फाइनल किए, रेनफोर्समेंट की जगह पे जब हम लोग स्टील को फाइनल किए, तो स्टील में भी आपके कुछ कुछ टाइप्स हैं जो आपको मार्केट में मिल सकते हैं, जो फैक्ट्रीज बनाती है, जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स जो रिकमेंड करता है कि आपको कितने तरीके के स्टील जो है वो आप अपने बिल्डिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक हेडिंग दे देते हैं कि एज़ पर IS 456 डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे FE 250 बार, FE 415 बार और FE 500 बार। ये तीन हम लोग यूज़ करेंगे। मार्केट में आपको आजकल FE 550 भी आ गया है, तो अब जब आप नया वाला कोड का जब आपका लेटेस्ट वर्जन आएगा, तो हो सकता है उसमें आपको 550 के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी दिया रहेगा। ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये तीन दिया है, और ये तीनों से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। चाहे आप 2023-24 तक में आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इनमें आपको इन सारे से ही आपको क्वेश्चन आएंगे। आगे जब आपका कोर्स अपडेट हो जाएगा, तो फिर ये 500 के बाद एक 550 भी आपका स्टील आ जाएगा। ठीक है। अभी इन तीनों के बारे में पढ़ना है। अब ये तीनों क्या है? सेम जैसे कंक्रीट में आप M लिखे और साथ में 20 लगाए, तो M क्या हो गया? क्योंकि आप उसको मिक्स करके बनाए सारी चीज़ों को, इसलिए उसको हम लोग मिक्स लिख दिए, तो उसको शॉर्ट में M बोल दिए। और 20, 25 ये सारा क्या था हम लोगों का? यील्ड स्ट्रेंथ था, क्योंकि उसके बाद का प्लास्टिक जोन हो जाएगा, उसके बाद का स्ट्रेंथ से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो कंक्रीट में वो क्या निकला था? 20 कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, और वो कौन से वाले पॉइंट का था? यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ आया था। ठीक है। अब जब हम लोग स्टील में आते हैं, तो सेम इसको भी डिनोट करने का तरीका इस तरह से है। FE आपको पता है कि पीरियडिक टेबल में हम लोग आयरन को FE बोलते हैं, तो ये FE डिनोट कर देने से समझ में आ जाएगा कि हम लोग स्टील की बात कर रहे हैं। M लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कंक्रीट की बात कर रहे हैं। तो ये शॉर्टकट वर्ड्स आपको यूज़ किए गए हैं, एब्रीविएशंस, ताकि पता चले कि हम लोग स्टील की बात कर रहे हैं कि कंक्रीट की बात कर रहे हैं। अगर हम लिख देंगे आपको M20 और FE 415, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कंक्रीट का ग्रेड 20 लेने वाले हैं, और स्टील का ग्रेड जो है वो 415 लेने वाले हैं। अब ये वाला 415 क्या है आपका? ये जो 415, 250, 500 है, ये सारा आपको क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ है। किसका? स्टील का।
और ये किस पॉइंट पे आएगा, सेम फिर से वही जो कंक्रीट में लॉजिक था, ये भी आपको यील्ड पॉइंट पे आएगा। तो इसमें भी हम लोग यील्ड पॉइंट ढूंढ लेंगे, आगे का सारा जितना भी आपको कर्व होगा उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, तो हम लोगों का ये मॉडिफाइड वाला बन जाएगा। क्योंकि लॉजिक जो हम यहाँ यूज़ किए हैं यही वाला लॉजिक भी तो आपको आगे यूज़ होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे Fe का मतलब है कि वो स्टील की बात कर रहा है, 250 का मतलब है कि ये यील्ड स्ट्रेंथ है यील्ड पॉइंट पे। अब क्योंकि स्टील आपका टेंशन में स्ट्रांग होता है, कंक्रीट आपका कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, तो ये वाला 250, 415 और 500 क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो यहाँ लिखेंगे 250, 415 and 500 denotes tensile strength ठीक है, ये सारा टेंसाइल स्ट्रेंथ डिनोट कर रहा है। और ये सारा कहाँ पे आएगा, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू रहेगा सारा आपका यील्ड स्ट्रेंथ। 250, 415 एंड 500 आर यील्ड स्ट्रेंथ। अब या इसमें देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा और कैटेगराइज करते हैं। 250 है और ये उसका ऑलमोस्ट डबल है 500, ये उससे थोड़ा कम है 415। तो इन दोनों बार को एक कैटेगरी में रखा गया कि ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेंथ के जैसे हैं, और ये वाला आपको थोड़ा कम स्ट्रेंथ का है, इसको दूसरे कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, अब ये तो हो गया स्ट्रेंथ के हिसाब से कैटेगरी। जब बनाने की बारी आएगी, जब फैक्ट्रीज़ में हम लोग स्टील बनाते हैं, तो एक जो हम लोगों को इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स ने एक प्रोसीजर बताया कि कैसे हम लोगों को अलग अलग टाइप के स्टील अलग अलग जगह पे ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम लोग क्या किए कि अलग अलग टाइप के स्टील हम लोग उसको बनाना शुरू किए। अब कैसे बनाए, तो 250 को हम लोग रखे प्लेन बार। प्लेन बार मतलब है कि ये आपका बस एक सर्कुलर इस तरह से बार है और इसके सरफेस के ऊपर कुछ भी ऐसे इनग्रेव्ड करके नहीं बना हुआ है, बिल्कुल प्लेन बार है। तो प्लेन बार हुआ तो वो 250 हो गया। अब इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर में ये इस तरह से आप देखेंगे कि ऐसे लाइंस बने रहते हैं जो कि थोड़ा रफ सरफेस प्रोवाइड करता है। जब इस तरह का हम लोग कर दिए तो ये कहलाया आपका डिफॉर्म्ड बार्स। ठीक है, तो प्लेन बार हो गया तो Fe 250 की बात होगी। जब भी डिफॉर्म्ड बार्स की बात होगी तो 415 और 500 दोनों को एक कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। ठीक है, ये दोनों हो गए आपके डिफॉर्म्ड बार्स। अब जो आपका ये प्लेन बार है जो Fe 250 है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये क्योंकि आपको माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है, जो डक्टाइल होता है, आपको थोड़ा सॉफ्ट स्टील का बना हुआ होता है, इसलिए Fe 250 को हम लोग बोलते हैं माइल्ड स्टील। तो यहाँ पे हम आपको अब लिखते चले जाते हैं कि Fe 250 को हम लोग कहेंगे माइल्ड स्टील, या फिर हम लोग कहेंगे प्लेन बार। तो अब आपको समझ में आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन। आप मार्केट में जाके जो स्टील देखेंगे, अगर आपको उसमें जो सारा आपका नाम वगैरह आप देखते हैं इनग्रेव्ड रहता है, जो आपके इस तरह से लाइंस बने हुए रहते हैं, वो सारे आपको डिफॉर्म्ड बार हैं। और जो प्लेन बार आप देखेंगे वो आपका 250 वाला बार हो जाएगा। तो 250 वाला बार आप देखते होंगे कि जब भी आपको कॉलम वगैरह बना रहे होते हैं, ये चार उसमें स्टील होता है, तो आप देखेंगे कि उसको चारों तरफ से जो रिंग आपको इस तरह से आप बांधते हैं, वो रिंग आपका जो होगा वो आप देखिएगा कि प्लेन बार का होता है अक्सर। तो वो जो प्लेन बार है वो Fe 250 बार है। और जो ये वर्टिकल वाले बार्स आपके कॉलम में लगे होंगे, आप देखेंगे कि उसमें आपको सरफेस जो है वो आपका रफ है, तो वो आपका माइल्ड स्टील वो आपका डिफॉर्म्ड बार्स हो जाता है। ठीक है, तो 250 को हम लोग बोले माइल्ड स्टील या फिर प्लेन बार, और Fe 415 एंड 500 इन दोनों को हम लोग बोले हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। अब डिफॉर्म्ड बार्स तो आपको समझ में आ गया कि डिफॉर्म तो ये हैं ही, लेकिन इसको अब क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ये 250 था तो इसमें कितना मिला, 500 415 मिला, तो ऑलमोस्ट डबल मिला यील्ड पॉइंट पे यील्ड स्ट्रेंथ, तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ हो गया। और डिफॉर्म्ड बार्स तो ये है ही, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं HYSD बार्स। ठीक है, इसका H, इसका Y, इसका S, इसका D, HYSD बार्स बोलते हैं इसको। तो इसको प्लेन बार बोलते हैं, इसको HYSD बार बोलते हैं। इसी प्लेन बार को माइल्ड स्टील बोलते हैं और इसको हम लोग HYSD बोलते हैं, तो हम आपको बता ही दिए। तो ये जो नाम है, ये अलग अलग जो आपको हम नाम बता रहे हैं, क्योंकि जब आप जैसे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जब आप अपने कॉलेज में न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स में कई बार ट्रिक करने के लिए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को वो प्लेन बार्स लिख देता है क्वेश्चन में और ग्रेड नहीं बताता है। तो प्लेन बार्स लिख देने का मतलब ही वो Fe 250, वहाँ से आपको मिल जाएगा 250।
अब ये एसएससी जेई लेवल पे, ये सब लेवल पे ऐसा नहीं करेगा, मगर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं, जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, उनको ट्रिक करने के लिए इस तरह का कुछ लाइंस उसमें लिख दिया जाता है कि डिफॉर्म्ड बार्स है, या फिर लिख देगा कि HYSD बार है, तो HYSD बार है और आपको एज्यूम करने के लिए छोड़ देगा, तो आप दोनों में से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। या फिर लिख देगा कि HYSD बार नहीं है, इसका मतलब है प्लेन बार है, तो FE250 हो गया। तो ये वाला चीज़ आपको पता होना चाहिए, अलग अलग नाम होता है आपका स्टील का। तो टोटल आपको ये 3 तरीके के स्टील मिलते हैं। तो ये एक तो प्लेन बार है प्लस इसका स्ट्रेंथ कम है, तो इसका बिहेवियर कुछ अलग होगा। और ये जो आपका डिफॉर्म्ड बार से, ये दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा, ये इससे अलग होगा। इसका मतलब है कि एक आपको ये वाला बिहेवियर पढ़ना है और दूसरा आपको ये वाला बिहेवियर पढ़ना है। ये HYSD के लिए बिहेवियर है और ये आपका माइल्ड स्टील के लिए बिहेवियर है। तो हम लोग अब एक एक करके जैसे स्टील पढ़ रहे हैं, अब स्टील में हम लोग आते हैं कि जो हम लोगों का पहला पॉइंट होगा कि हम लोग माइल्ड स्टील का पहले पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को, क्योंकि माइल्ड स्टील का बिहेवियर अलग होगा। ठीक है, अब माइल्ड स्टील में देखिए, जब आप सोम में पढ़े होंगे तो आपको ये वाला कर्व आपको आया होगा। अब हम आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं जल्दी से। ये सेम वही कंक्रीट वाले लॉजिक से आपको लगाना है। ये सिग्मा है मतलब स्ट्रेस है, ये एप्सिलॉन है मतलब आपका स्ट्रेन है। आप O पॉइंट से आप लोड लगाना शुरू किया, आपका स्ट्रेस आना शुरू हुआ, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है लीनियर रीजन है, इतने दूर तक A वाले पॉइंट तक आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब है हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, A के बाद से आप देखिए कि ये थोड़ा सा जब जैसे ही हम लोड बढ़ाए तो थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा, लेकिन अब ये क्या बढ़ा, पैराबोलिक बढ़ा। इसमें आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये वही वाला लॉजिक है जो आप यहाँ देखे थे। ये इस तरह से आपका पैराबोलिक हो जाता है, क्योंकि ये डायग्राम आपको थोड़ा सा छोटा है, इसलिए आपको ये वाला पैराबोलिक पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे इसलिए मार्क कर दिया गया है कि ये लीनियर रीजन है। लीनियर के बाद ये भी इलास्टिक है, लेकिन ये इलास्टिक जो है ये आपका लीनियर नहीं रहा, इसको हम लोग यील्ड पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ से आपको एक दूसरा एक लाइन इस तरह से मार्क कर दिया गया, ये हुआ आपका यील्ड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपका फिर और आप लोड बढ़ाएं। अब जैसे ही आप लोड बढ़ाएं तो अब आपका यहाँ से इलास्टिक जोन जो है वो ख़त्म होना शुरू हुआ, लेकिन इसमें कंक्रीट के जैसा डायरेक्टली सीधा आपका प्लास्टिक होना स्टार्ट नहीं हुआ। इसमें पहले थोड़ा सा जैसे आप लोड बढ़ाए तो आपको थोड़ा सा और वैल्यू मिला, स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा मिला। जैसे इस B के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिला फॉर एग्जांपल 100, A के कॉरस्पॉन्डिंग था 80, मतलब 80 तक अगर आपका स्टील जो है वो आपका लीनियर बिहेवियर शो कर रहा था, तो 100 तक में भी इलास्टिक रहेगा, वापस अपना शेप गेन कर लेगा, लेकिन लीनियर शो नहीं करेगा, वो थोड़ा सा दूसरा पैराबोलिक आपको शो करेगा। तो ये 100 तक होगा। और आप लोड बढ़ाए, आपको लगा स्ट्रेस और बढ़ना चाहिए, तो स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ा माइल्ड स्टील में, आपको 105 के आसपास का यहाँ वैल्यू मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो 105 तक पहुँचा वो वापस सडनली ड्रॉप करके वापस 100 पे ही आ गया। इसका मतलब है कि ये पता चल गया कि ये वाला पॉइंट जो है ये फॉल्स पॉइंट है हम लोगों का। ये C पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ मिल रहा है उसको हम लोग यील्ड पॉइंट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके मेरा स्ट्रेंथ जो है वो वापस मेरा स्ट्रेस ड्रॉप हो गया। इसका मतलब है कि मेरा B पॉइंट तक का जो बिहेवियर है वो मेरा शेप को वापस करने वाला है, B पॉइंट के बाद वाला बिहेवियर शेप को वापस नहीं करेगा। ठीक है, ये हम लोगों को एक समझ में आ गया। उसके बाद फिर अब जब ये वापस ड्रॉप हुआ तो मेरा स्ट्रेस ड्रॉप हो गया, D पॉइंट तक आ गया, मतलब जितने देर में ये स्ट्रेस ड्रॉप हो रहा है मेरा स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो आप देखें कि ऐसा तो नहीं हुआ कि B के बाद लोड बढ़ा है तो स्ट्रेस बढ़ा और वापस यहीं आ गया, नहीं, स्ट्रेस बढ़ा, जितनी देर में ये स्ट्रेस B से C पे पहुंचा स्ट्रेन यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से जब C से ड्रॉप होकर D पे आया तो स्ट्रेन आपका यहाँ आ गया, और जैसे ही ये ड्रॉप होकर यहाँ पहुँचा आपका मटेरियल सडनली इलोंगेट कर गया बिना कोई लोड बढ़ाए हुए। आप लोड हटा चुके हैं लेकिन आपका मटेरियल, क्योंकि अब आपको स्ट्रेन उसमें चला गया, परफेक्टली प्लास्टिक वाले जोन में चला गया, अब वो अपने आप आपका उसका स्ट्रेन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ से इरिवर्सिबल आपका स्ट्रेन आते जा रहा है। जो आपका कंक्रीट में सेम यहाँ पे आया था, इरिवर्सिबल वाला आपका यहाँ पे स्ट्रेन आया था, इसको आप वापस नहीं कर पाए थे, इस लाइन के इधर वाले को आप वापस कर पा रहे थे, उसी को हम लोग इलास्टिक और प्लास्टिक बोले थे। तो अगर हम इसमें मार्किंग कर दें यहाँ पे इस तरह से इस B पॉइंट पे, तो ये इतने दूर का पोर्शन मेरा क्या कहलाएगा, इलास्टिक कहलाएगा, और इसके बाद से लेकर के एंडिंग तक का रीजन मेरा क्या कहलाएगा, प्लास्टिक कहलाएगा।
ठीक है। अब इस प्लास्टिक में क्योंकि अलग अलग आपका जोन आया है, इसलिए आपको ये सारा जोन समझा रहे हैं कि कैसे क्या क्या हो रहा है। तो आप यील्ड पॉइंट तक आपको मिला लोड, आप जो स्ट्रेस मिला, आप लोड हटाए, आपका स्ट्रेस वापस हो गया, स्ट्रेन वापस हो गया। सी पॉइंट पे आप गए तो आपका स्ट्रेन थोड़ा सा आ गया और सडनली आपका स्ट्रेस भी ड्रॉप कर गया। तो आपको समझ में आ गया कि ये वाला जो रीजन है ये मेरा परफेक्ट मतलब इलास्टिक रीजन नहीं है। डी पॉइंट पे जैसे ही आए मेरा, वैसे ही सडनली देखे कि मटेरियल मेरा इलोंगेट कर गया। अब इलोंगेट कर गया तो इसको हम लोग क्या बोले, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट प्लास्टिक है, बिना किसी लोड के मटेरियल का लेंथ बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब है कि प्लास्टिक है। अब जैसे ही कुछ दूर तक ये स्ट्रेन आपका बढ़ा, उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपको इसका स्ट्रेस लेने का कैपेसिटी बढ़ा, लेकिन ये क्या बढ़ा, टेम्प्रोरी बढ़ा। ई पॉइंट से आपका अब स्ट्रेस लेने का कैपेसिटी बढ़ रहा है, क्योंकि अब ये टूटने की तरफ जा रहा है, लेकिन टूटने से पहले ये अपना मैक्सिमम लोड जिस पे टूटेगा उसको यहाँ पे ये अचीव कर ले रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस जो है वो आपका बढ़ना शुरू हुआ और यहाँ तक चला आया, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है आपका ई से लेके एफ, इसको नाम दिया जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब है कि स्ट्रेन जो आपका आया था परफेक्टली प्लास्टिक जोन में, जो आपका स्ट्रेन आया था, ये स्ट्रेन आपका अब फिक्स हो गया। अब इसमें से थोड़ा सा भी वापस नहीं होगा। मतलब प्लास्टिक जोन में क्या होता है कि मटेरियल वापस अपने जगह पे आता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं आ पाता है। जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं इलास्टिक और प्लास्टिक का सोम में, तो इलास्टिक में क्या पढ़ते हैं कि जब हम लोग लोड रिमूव करेंगे तो मटेरियल में जो भी स्ट्रेन आया होगा वो वापस हो जाएगा। और प्लास्टिक जोन में क्या पढ़ते हैं कि जब मटेरियल में हम लोग लोड रिमूव करेंगे तो वो अपना शेप पूरी तरह से वापस गेन नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा तो गेन करेगा वापस। मतलब अगर यहाँ तक ये आपका स्ट्रेन आया है तो हो सकता है कि वो यहाँ तक वापस आ जाएगा, बाकी ये नहीं आ पाएगा क्योंकि अब प्लास्टिक हो चुका है। लेकिन इस जोन के बाद में जो आपका स्ट्रेन है वो आपका हार्ड हो चुका है। मतलब इस जोन तक अगर पहुँच गए आप तो अब आपका स्ट्रेन 1 mm भी वापस नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोले स्ट्रेन हार्डनिंग। अब ये स्ट्रेन हार्डनिंग कहाँ तक चला, जब तक ये मटेरियल अपना अल्टीमेट पॉइंट तक पहुँच गया। इसको हम लोग बोले अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट मतलब यहाँ के बाद से जैसे ही इस लोड आप इतना लोड दिए कि इतना स्ट्रेस आया कि आपका मटेरियल अब यहाँ से टूटेगा, और ये इसको हम लोग बोले नेकिंग। नेकिंग क्यों बोले कि जैसे आपका कोई एक मटेरियल है इस तरह का, इस पर लोड पड़ा तो ये आपको इस तरह से टूटने से पहले कुछ ऐसा इसका डायमीटर जो है ये कम हो जाता है, और फिर यहाँ पर से आप देखते हैं कि ये टूट जाता है। तो ये इस जोन में आकर के ये नेकिंग बना देता है, इसलिए इसको नाम देते हैं नेकिंग जोन। इसको स्ट्रेन हार्डनिंग, इसको परफेक्टली प्लास्टिक या फिर यील्डिंग जोन, मतलब आपको यील्ड होते चला जा रहा है स्ट्रेन, ठीक है। बी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, यील्ड पॉइंट बोलेंगे। इस पे जो स्ट्रेंथ आएगा वही स्ट्रेंथ आपका ये 250, 415 और 500 जो स्ट्रेंथ है वो इस बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब है कि जब आप 500 की बात करेंगे तो उसका अल्टीमेट टूटने वाला लोड कुछ ज़्यादा होगा। तो आपको हम एक रफ फिगर बता देते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली 645 न्यूटन पर mm² के आसपास होता है इसके टूटने का स्ट्रेंथ 500 वाले का। लेकिन क्योंकि यहाँ तो ये टूट ही जाएगा, और इसके पहले जो आपको स्ट्रेन आएगा, इमेजिन कीजिए कि आप 3 मीटर का एक स्टील प्रोवाइड किए थे अपने बिल्डिंग में, और लोड पड़ने की वजह से, प्लास्टिक होने की वजह से वो 6 मीटर का बन गया। तो आपका स्टील कुछ ऐसे बेंड करके आपके घर में आपको दिख रहा होगा, तो वो डेंजरस लगेगा। तो इसीलिए हम लोग ये 645 वाले स्ट्रेंथ, भले ही हम लोगों को 145 ज़्यादा मिल रहा है, मगर ये तो हम लोगों का डेंजरस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यील्ड पॉइंट को ही अपना फाइनल स्ट्रेंथ माने, और इसी स्ट्रेंथ के हिसाब से आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपको ये पूरे इसमें। अब ये पॉइंट बी, ए आपका हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट, बी हो गया आपका यील्ड पॉइंट, सी हो गया आपका अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट मतलब क्या कि यील्ड पॉइंट के बाद थोड़ा सा यील्ड और मिला था आपको, लेकिन वो आपको रियलाइज़ हुआ कि ये फॉल्स है, तो वहाँ से आपका ये क्या हो गया, स्ट्रेस वापस ड्रॉप कर गया। तो डी को हम लोग बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट, ई को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेन, जैसे ये ई को नहीं बोलते हैं, डी ई को बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक, और ई एफ को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। ई पॉइंट को पर्टिकुलरली कोई नाम नहीं देते हैं, लेकिन आप इसको दे सकते हैं कि यहाँ पे आपका स्ट्रेन हार्डनिंग जोन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एफ हो गया आपका अल्टीमेट पॉइंट, जी हो गया आपका ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट जो है ये आपके नाम हो गए। अब इसमें से आपको क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये माइल्ड स्टील जो है ये बहुत पॉपुलर, एक तरह से ऐसा ये जो टॉपिक है ये बहुत पॉपुलर टॉपिक माना जाता है, क्योंकि ये सोम का आपको बेस बनाता है, आरसीसी का आपको बेस बनाता है। तो इसमें से कई बार क्वेश्चंस पूछ लेगा, जैसे कि आपको बोल देगा कि एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको स्ट्रेंथ का जैसे गेन आपको प्लास्टिक रीजन में, माइल्ड स्टील में किस जोन में होता है, तो स्ट्रेन हार्डनिंग में होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्ट्रेस का वैल्यू कुछ इतना था और यहाँ पे आपको इतना हो गया। इसका मतलब ये यहाँ से आपको इंक्रीज करके यहाँ तक पहुँचा, तो ये क्या हुआ, स्ट्रेस का इंक्रीमेंट हुआ या स्ट्रेंथ का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये किस में होता है, तो स्ट्रेन हार्डनिंग जोन में होता है।
फिर कह देगा कि ऐसा कौन सा जोन है या कौन सा मतलब पार्ट है या टॉपिक है जिसमें आपको स्ट्रेन अनलिमिटेड मिलता है और स्ट्रेस का इंक्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये परफेक्टली प्लास्टिक वाला जोन है कि इसमें आपको स्ट्रेस तो आप एक भी ऐसे बढ़ता हुआ नहीं देखे, बिल्कुल सीधा जा रहा है, मतलब है कि ये वाला स्ट्रेस पे ही ये सीधा चला जा रहा है। तो स्ट्रेस जीरो बढ़ा लेकिन आपको स्ट्रेन अनलिमिटेड बढ़ा जितना भी इसको बढ़ना था। ठीक है, तो ये सारा आपको इस तरह से क्वेश्चंस बनाया जाता है। हम आपको जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसमें हम आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, हम आपको वो सारे क्वेश्चंस दिखाएंगे और सॉल्व भी करवा देंगे। ठीक है, ये लॉजिक बस आपको समझ में आना चाहिए जो हम आपको अभी इस डायग्राम को समझाएं। अब पहले हम आपको क्या करते हैं कि इन सारे पॉइंट्स को यहाँ लिखा देते हैं कि हम लोग ए को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, बी को हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट, सी को हम लोग बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, हम इसको YP लिख देते हैं अपर यील्ड पॉइंट को। डी को हम लोग बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, उसके बाद DE को हम लोग बोल देते हैं, या पहले OA को पहले हम लोग बोल देते हैं लीनियर रीजन, उसके बाद OB को हम लोग बोल देते हैं इलास्टिक जोन, उसके बाद आपका DE को हम लोग बोल देते हैं अब परफेक्टली प्लास्टिक जोन, उसके बाद आपका DE के बाद EF को हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, F को हम लोग बोल देते हैं अल्टीमेट पॉइंट, और G को हम लोग बोल देते हैं ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट। उसके बाद FG को हम लोग बोल देते हैं नेकिंग। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, फॉर माइल्ड स्टील। अब ये सारा बिहेवियर हम लोग पढ़ लिए माइल्ड स्टील का। अब ये क्या था, एक्चुअल बिहेवियर था जो एक्चुअल में आपका स्टील में हो रहा है। अब आप जब आप RCC डिज़ाइन में आए तो आपको क्या मतलब है, आपको मतलब है सिर्फ आपका ये लाइन O से लेकर के जो B तक जाएगा, जो A को भी पार करेगा और B तक पहुंचेगा, यहाँ तक आपका यील्ड पॉइंट आपको मिला, यील्ड स्ट्रेंथ मिला। उसके बाद ये पूरा प्लास्टिक वाला जोन में चला गया, आपको उससे कोई मतलब नहीं था, आप सीधा इस लाइन को आगे ले आए। मतलब है कि आपका कहना है कि मेन आपका कंसर्न क्या है कि ये जो B पॉइंट पे स्ट्रेंथ मिला यही आपके स्टील का स्ट्रेंथ है, इससे ऊपर कोई स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट आपको प्लास्टिक बना देगा आपके स्टील को, तो बस आपको उसके ऊपर जाना नहीं है। और लेकिन इस पॉइंट के आगे आपका स्ट्रेन अनलिमिटेड मिलेगा, तो इसका मतलब है कि आप ये लाइन बना दिए तो आप दिखा रहे हैं कि आपका स्ट्रेन बहुत है लेकिन आपका स्ट्रेस इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो यही वाला आपका डायग्राम है, इसी को आप यहाँ देखिए। अब फिर से यहाँ दो लाइन है, फिर से पहले एक को देखिए कि ये O से लेकर के चला और आपको ये अभी पहले पहुँचेगा A पॉइंट पे। A पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ कहीं पे आपको मिलेगा पॉइंट नंबर A जो प्रोपोर्शनल लिमिट है। उसके बाद ये थोड़ा और आगे ऐसे पैराबोलिक चलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा B पॉइंट जो कि यील्ड पॉइंट है। उसके आगे आपका ये स्ट्रेट चला जाएगा। अब इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइल्ड स्टील पढ़ रहे हैं। तो माइल्ड स्टील का ये जो ग्रेड है, इस ग्रेड को हम लोग क्या बोले पहले, जैसे हम लोग कंक्रीट को बोलते थे FC के, वैसे ही हम लोग स्टील को बोलते हैं FY। Y का मतलब यील्ड, और RCC में हम लोग स्ट्रेस को सिग्मा से नहीं दिखा करके F से दिखाते हैं।
आप यहाँ भी देखिए एफ सी के में, सी के का मतलब क्या था, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ था, तो सी के से दिखा दिए, और एफ इसको हम लोग डिनोट कर दिए, मतलब क्या स्ट्रेस है, ये वाला स्ट्रेस ही वैल्यू आ रहा है। सेम यहाँ पे भी हम लोग इसको एफ वाई दिखाए, मतलब यील्ड स्ट्रेस की बात हो रही है, एफ से स्ट्रेस, वाई से यील्ड वाला, तो ये वाले की बात हो रही है। तो इसको जब हम पीछे यहाँ टच किए तो ये एफ वाई मिल गया हमको, जो भी वैल्यू आएगा, तो 250 का स्टील है तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा, 250 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे वैल्यू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये हुआ आपका स्टील जो आपको डिज़ाइन के लिए चाहिए आइडियली, लेकिन अब आप जब उसको वर्कशॉप में या फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं, तो जब आप वहाँ बना रहे हैं तो वहाँ आपको एरर का चांसेस थोड़ा कम होता है। जो आप साइड पे कंक्रीट बना रहे हैं उसमें एरर बहुत ज़्यादा होने का चांस है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वहाँ आपको फैक्टर्स कम होते हैं जिसकी वजह से एरर हो सकता है। तो उस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जो आप बनाते हैं तो परफेक्टली आपको आइडियल तो कुछ हो नहीं सकता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा तो आपको बनाने में या टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से आपको स्टील बनाने में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो सकता है। उस मिस्टेक को ध्यान में रखा गया। उस ध्यान में जो रखा गया तो कैसे रखा गया, तो उसके लिए आपको एक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बता दिया गया कि 1.15 आपको स्टील का होता है। मतलब है कि माना गया कि 15% का एरर होगा आपके स्टील बनाने में और 50% का आपका एरर होगा आपके कंक्रीट को बनाने में। इसलिए हम लोग कंक्रीट में लिए 1.5 का आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और स्टील में लिए 1.15 का। तो कंक्रीट के मुकाबले स्टील ज़्यादा अच्छे इन्वायरमेंट में बनता है, इसलिए यहाँ पे आपका जो एरर होने का चांसेस है वो सिर्फ 1.15 होता है। तो हम इसी FY को 1.15 से डिवाइड कर देंगे जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से। तो क्योंकि ये क्या निकला, आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील निकला है, लेकिन आपको जब ये तो हुआ एक्चुअल जो डिज़ायर्ड कंडीशन है आपका, जो आपको चाहिए, लेकिन आप जब डिज़ाइन में ले रहे हैं तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि कुछ गलती हो रही थी। तो ये वाला आपका निकलेगा डिज़ाइन स्ट्रेंथ, ये वाला आपका क्या निकलेगा, यील्ड स्ट्रेंथ, जो आपका सोम आपको बता रहा है कि ये होना चाहिए। लेकिन आपका जब आप डिज़ाइन डिवाइड कीजिएगा तो जब 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करते हैं तो ये बन जाता है आपका 0.87 FY। ये FY बाई 1.15 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1/1.15 इंटू FY, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 1/1.15 कैलकुलेटर में कीजिए, ये 0.87 आ जाएगा। तो ये आ गया 0.87 FY, ठीक है। अब ये वाला जो आपका वैल्यू है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू आपका क्या कहलाएगा, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील। तो आपका ये इस स्टील में जो हम लोगों का पहला पार्ट था माइल्ड स्टील Fe250, उस 250 का हम लोगों को अगर स्ट्रेंथ निकालना है डिज़ाइन वाले में, जैसे हम लोग कंक्रीट का निकाले 0.446 FCK ये वाला, उसी तरह से आपका स्टील के लिए आ गया 0.87 FY। अब आपको ये दो चीज़ याद रखना है, एक तो ये 0.87 FY याद रखना है, दूसरा आपको ये 0.446 FCK याद रखना है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट हम आपको यहाँ बताए थे 0.0035 आपका स्ट्रेन होता है, आपको ये भी याद रखना है। ये तीन चीज़ अगर आपको याद रहा तो आपको आगे जो हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, जो कि आपको कॉन्सेप्ट के लिए आपको इम्पॉर्टेंट होता है, और आपको उसके वजह से आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। कभी भी डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर में ब्लाइंडली फॉर्मूला याद नहीं किया जाता है, उसको बताने का एक सही से समझाने का ट्रिक होता है। हम कोशिश कर रहे हैं हम आपको वो चीज़ समझा दें ताकि अगर आप फॉर्मूला कहीं पे भूल भी गए एग्जाम में तो आपको हार्डली, आपको रफ में अगर आप जाएंगे और डिराइव कर लेंगे छोटा सा, तो 3 से 4 मिनट के अंदर में आपको वो फॉर्मूला वापस बंद करके आ जाएगा। तो आपको हम वो ट्रिक समझाना चाह रहे हैं कि आपको बीम का हो, स्लैब का हो या फिर कॉलम का हो, आपको किसी का भी फॉर्मूला ब्लाइंडली रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या वैल्यू था। लॉजिक समझ जाइए। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के, अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम में टाइम मिलता ही है, 3 घंटा के आसपास का एग्ज़ाम होता है और आपको उसमें 15-20 मिनट तो एक्स्ट्रा मिल ही जाता है। तो आप चाहें, अगर आप फॉर्मूला भूल गए हैं, आपको अगर कोड अलाउ नहीं है और आप नहीं याद कर पा रहे हैं फॉर्मूला, आप साइड में जाके जो हम लॉजिक आपको समझाएंगे आगे के यूनिट्स में, आप उससे डिराइव कीजिए, आपको तुरंत फॉर्मूला बन जाएगा। इसलिए आपको याद रखने वाला कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं सारी चीज़ों को। बस आप लेक्चर सुनिए और आपको जहाँ पे भी डाउट होता है आप हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। अब ये सारा डिस्कशन हो गया मेरा माइल्ड स्टील के बारे में। अब हम आते हैं HYSD स्टील पे। अब मेरा डिस्कशन होगा HYSD स्टील पे। तो HYSD बार किसको किसको हम लोग बोले, ये हम लोग बोले Fe415 को और Fe500 को। अब ये दोनों स्टील एक ही टाइप है, HYSD हैं,
तो इन दोनों में जो बिहेवियर होगा वो आपका सिमिलर ही होगा, इसलिए डायग्राम हम लोग एक ही एक्सप्लेन करेंगे और उसी में आपको सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। और अब ये डायग्राम में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि अब आप 2 बार स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम समझ चुके हैं। सेम वही हो रहा है फिर से। अब आपका हाई यील्ड स्ट्रेंथ वाला स्टील है, आप उसको बनाए, उस पर आप टेस्ट किए, आप लोड देना शुरू किए, स्ट्रेस आना शुरू हुआ, स्ट्रेस आते गया, स्ट्रेन आते गया। लेकिन अब माइल्ड स्टील में क्या हो रहा था कि आपको ये वाला पॉइंट बी जो है ये आप बहुत आसानी से ढूंढ पाए थे। ये पॉइंट बी जो है ये मार्क करना बहुत आसान था क्योंकि यहाँ स्ट्रेट अगर आपको पता चल गया, कोई लाइन अगर हम इस तरह से बना रहे हैं ऐसे, तो आपको इसमें डेफिनेट पॉइंट्स तो पता चल जाएगा ना कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे जहाँ से ये स्ट्रेट खत्म होके पैराबोलिक शुरू होगा ये भी आपको पता चल जाएगा क्योंकि आप देख करके समझ पा रहे हैं ना इन चीज़ों को। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना देंगे तो आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट दिखेगा, सिर्फ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट दिखेगा। अगर हम इसको पूरा इस तरह से कैसे कर्व बना देंगे तो आपको ये दिखेगा और ये दिखेगा, बीच में आपका कोई इंपॉर्टेंट अगर वैल्यू भी है जो चेंज हो रहा है, तो क्योंकि ये डायग्राम देख करके आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे कोई डेविएशन हो रहा है, तो एग्जैक्टली कुछ भी यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। आप कहेंगे कि सिर्फ एक जंक्शन ये पता चल रहा है, एक जंक्शन ये पता चल रहा है। ये वाला जो आपका प्रॉब्लम है ये होना शुरू हुआ आपका HYSD बार में, ठीक है। इसमें क्या हुआ प्रॉब्लम आपका कि जब लोड बढ़ाना शुरू किया तो आपका स्ट्रेस आना शुरू हुआ। अभी सिर्फ ऊपर वाले लाइन को देखिएगा, नीचे वाला आपका डिज़ाइन कर्व है, हम लोग सिर्फ पहले कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करते हैं। तो ऊपर आप यहाँ आने लगे, आपको इस तरह से आपका लोड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आपको लीनियर यहाँ पे पता चल गया ए पॉइंट कि यहाँ से मेरा पैराबोलिक होना शुरू हुआ। लेकिन ये पैराबोलिक होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और एक पॉइंट तक आने के बाद सडनली उसमें स्ट्रेन आ गया। तो ये वाला पॉइंट को ना ढूंढ नहीं पा रहे थे हम लोग कर्व में। ये अभी आपको यहाँ दिख रहा है क्योंकि ये कर्व आपको बना दिया गया है ना, इसलिए आपको ये पता चल जा रहा है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जब इस पर रिसर्च किया गया था, जब इस पर टेस्ट किया गया था, उस समय यहाँ पे कहीं पे यील्ड पॉइंट आपका होना था, जो यील्ड पॉइंट का टर्निंग आपको मिल ही नहीं रहा था और सडनली एक पॉइंट पे आपका स्ट्रेन आ गया। तो अब जो रिसर्च कर रहे थे इंजीनियर्स, उनको समझ में नहीं आया कि यील्ड पॉइंट जो है वो कैसे डिफाइन किया जाए। नहीं तो अगर क्या होगा कि अगर 10-20 न्यूटन पर एम स्क्वायर का वैल्यू आगे पीछे हो जाएगा तो मटेरियल प्लास्टिक में चला जाएगा। तो उन लोगों ने फिर एक दूसरा टेक्निक से टेस्ट किया। अब उन्होंने क्या किया कि ये आपका पहला वाला कर्व है, इसको हम रेड से मार्क कर रहे हैं, ये अलग कलर से बना रहे हैं क्योंकि आप समझ सकें। अब ये जो आपका कर्व है ये आपका कौन सा कर्व है? मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर HYSD। जब इसका एक्चुअल वाले को हम लोग समझते हैं तो एक्चुअल वाले में क्या हो रहा था कि ये आपका एक्सेस हो गया और इसका ना कुछ ऐसा आ रहा था। ये आपका हुआ एक्चुअल वाला आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर HYSD बार्स। अब इसमें क्या हो रहा था ना कि ये आपका स्ट्रेट वाला जो आपका लाइन है ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ तक स्ट्रेट आ रहा है, इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि कर्व हो जा रहा है। लेकिन ये कर्व आपको जाते 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 आप देखेंगे कि अगर आप एक डेफिनेट पॉइंट इस कर्व पे ढूंढेंगे तो आपको सीधा यहाँ नज़र आ रहा है, जबकि ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका अल्टीमेट पॉइंट। तो जब ये अल्टीमेट पॉइंट है तो इसका मतलब है कि यहाँ तो आपका मटेरियल फेल कर जाएगा। तो जब फेल कर जाएगा तो हम इसमें बीच में मेरा यील्ड पॉइंट कहाँ गया? ये तो मेरा हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट, इसको हम लिख देते हैं PL। ये हो गया अल्टीमेट पॉइंट, इस बीच में मेरा आता है यील्ड पॉइंट। अब यील्ड पॉइंट इसमें अगर हम आपको टास्क दें कि आप इस A और इस C पॉइंट के बीच में B पॉइंट को ढूंढिए तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि आपको एग्जैक्टली ये डायरेक्ट कर्व दिख रहा है, कहीं पे से भी टर्निंग नहीं नज़र आ रहा है। और जहाँ पे टर्निंग नज़र आ रहा है वो पॉइंट आपका ये C है, इसके पहले वाला पॉइंट आपका A था। तो इंजीनियर्स को हुआ ये वाला प्रॉब्लम कि हम इस वाले पॉइंट को ढूंढे कैसे। तो उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने एक दूसरा टेक्निक निकाला, टेस्ट किया, टेस्ट करके रिजल्ट्स को चेक किया और उन्होंने क्या कहा कि ये जो आपका स्ट्रेन है, यहाँ पे स्ट्रेन कितना है? 0। यहाँ पे आपका कुछ पार्टिकुलर अमाउंट का स्ट्रेन है। जब 0 स्ट्रेन है तो आप यहाँ आइए, कंक्रीट में आपके साथ क्या हो रहा था, आप देखिए कि आपका 0 स्ट्रेन से स्टार्ट हुआ और 0.002 स्ट्रेन तक आपका ये बिल्कुल आपका इलास्टिक रहा और 0.002 के बाद ये आपका प्लास्टिक में चला गया,
ठीक है। तो हम लोग इसको क्या किए कि यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको कर्व को बना दिए, ये 0.0035 हो गया और एक वैल्यू अब आपको आया 0.002 का। अब ये 2 आपको डिफाइन कर रहा है कि ये आपको यहाँ तक आपको इलास्टिक हो रहा है, उसके बाद वाला आपको प्लास्टिक हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग वापस यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे भी साइंटिस्ट जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कहा कि 0.002 तक तो हम लोगों को पता ही है ना कि हम लोगों का मटेरियल इलास्टिक होता है। तो 0.002 वाले पॉइंट से स्ट्रेन से एक पैरेलल लाइन ले लीजिए, उन्होंने कहा। तो हम लोग क्या किए, पैरेलल लाइंस ले लिए। किसके पैरेलल? ये वाला जो आपका लाइन है जो पहले से आपका ये बना हुआ है, इसके पैरेलल उन्होंने कहा कि एक लाइन बना दीजिए। तो हम एक लाइन बनाए जो यहाँ आकर के टच किया और इस वाले पॉइंट को उन्होंने कहा कि ये आपका है पॉइंट नंबर बी, इसको हम लोग बोले यील्ड पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आप कैसे ढूंढे, ये कर्व में आपको डायरेक्टली नहीं मिला, आप 2% पे आए, एक स्ट्रेट लाइन बना दिए जो इस वाले इनिशियल वाले लाइन के पैरेलल था और ये जा करके हिट किया यहाँ पे, जहाँ पे ये हिट किया ये बन गया हम लोगों का यील्ड पॉइंट। इसी यील्ड पॉइंट को जब हम लोग HYSD बार की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस नाम दे दिया जाता है इसको। तो ये क्या होता है, ये यील्ड स्ट्रेस होता है। आपको कई बार क्वेश्चन में आ जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाएगा कि प्रूफ स्ट्रेस किसको कहते हैं, और वहाँ पे बहुत सारा आपको लिखा रहेगा अल्टीमेट लोड को, यील्ड पॉइंट यील्ड लोड को या यील्ड स्ट्रेंथ को, आपको प्रोपोर्शनल लिमिट पे जो स्ट्रेंथ है उसको। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रूफ स्ट्रेस कुछ नहीं है, ये प्रूफ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये आपको क्या है, किसी दूसरे लॉजिक से आपको इसको प्रूफ किया गया कि ये वाला पॉइंट आपका यील्ड पॉइंट है। तो जो यील्ड स्ट्रेस है वही आपका प्रूफ स्ट्रेस हो जाएगा। कई बार पूछ सकता है कि Fe415 स्टील का प्रूफ स्ट्रेस वैल्यू कितना है, तो 415 होगा, क्योंकि 415 क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ है। यील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे आया, यील्ड पॉइंट पे आया। और HYSD बार क्योंकि पूछा है 415 का, तो उसका प्रूफ स्ट्रेस कितना होगा, वही जो आपका यील्ड स्ट्रेस है। तो यील्ड स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रूफ स्ट्रेस, ये हम आपको इसलिए लिख करके दिए। अब कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है कि प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, कैसे आया, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये डायग्राम बनाइए एक्चुअल वाला, इसमें समझाइए कि यहाँ से हम लोगों को ये पॉइंट नहीं मिल रहा था, तो हम लोग एक पैरेलल लाइन लिए जो इनिशियल OA लाइन के पैरेलल है, जो हम लोगों का प्रोपोर्शनल लिमिट वाला लाइन था, उसके पैरेलल 0.002 स्ट्रेन से हम लोग एक लाइन ऊपर ड्रॉ किए, वो जहाँ पे टच किया अल्टीमेट पॉइंट के पहले, वो हम लोगों का यील्ड पॉइंट हो गया। अब आप 500 वाट का एग्जाम्पल लीजिए, ये 645 आपको हम बताए थे और ये आपका 500 आया, 145 का यहाँ पे स्ट्रेस का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ स्ट्रेस। अब इसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए अब कोई पॉइंट नहीं बचा है, क्योंकि ये सारा पॉइंट तो आप माइल्ड स्टील वाले में ये सारा देख ही लिए कि कौन सा परफेक्टली प्लास्टिक हो रहा है। जैसे इस पॉइंट के आगे जब हम लोग बढ़ेंगे अल्टीमेट पॉइंट के, तो ये मेरा ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। यील्ड पॉइंट से लेकर के अल्टीमेट पॉइंट के बीच में क्या आएगा, तो हम लोगों का प्लास्टिक जोन आ जाएगा, यील्ड पॉइंट से पहले इलास्टिक जोन आ जाएगा, ए पॉइंट हम लोगों का प्रोपोर्शनल लिमिट हो जाएगा। सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं जो पहले एक्सप्लेन किए हुए, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि अब हम लोगों का सेम फिर से वही कहानी कि हम लोगों का जब प्लास्टिक हो रहा है तो हम लोगों के किसी काम तो आएगा नहीं, तो हम लोग यहाँ से ये सारे लाइंस को हम लोग इस तरह से हटा दिए और यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना दिए। बस यही वाला आपका ये डायग्राम है। अब आपका जो ये वाला वैल्यू आया था, ये आप ऊपर वाला डायग्राम देखिए, इस पे जो आपका वैल्यू आया स्ट्रेस का वो क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। ये कितना वैल्यू होगा, FY, जो भी FY आप ले रहे हैं, 415 होगा तो 415, 500 होगा तो 500 होगा। अब सेम ये वाला स्टील भी जब आपका बनेगा फैक्ट्रीज़ में, तो आपको थोड़ा प्रिसीजन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो डिज़ाइन में आप कितना वैल्यू लेंगे, तो थोड़ा सा वैल्यू आप कम कर देंगे। तो ग्रेजुअली यहाँ से कम करेंगे तो ये सारा चीज़ आपको पॉइंट A तक आ करके सब कुछ आपका, क्योंकि यहाँ तक तो लीनियर रहेगा, उसके बाद से ही आपका ये लोड जो है आपका वेरी कर रहा है। तो वेरी कर रहा है तो आप देखिए कि यहाँ पे ये लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, और कम करते तो ऐसे जाता, और ज़्यादा कर देते तो ऐसे जाता। तो ये लीनियर वेरिएशन नहीं हो रहा है, यहाँ तक लीनियर वेरिएशन था। इससे भी ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि हम क्या लीनियर और नॉन लीनियर समझाना चाह रहे हैं आपको। अब ये वैल्यू कितना बन जाएगा, फिर से 0.87 FY बन जाएगा। तो ले दे करके आपको एक फाइनल रिजल्ट यही मिला कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील आपको कितना लेना है, ये लेना है 0.87 FY या फिर FY/1.15, दोनों में से कुछ भी तरीके से लिख सकते हैं। आगे आपको दोनों तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए हम आपको ये दोनों वैल्यू कह रहे हैं कि ये आपको ध्यान रहना चाहिए,
ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हमको लगा कि आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ आपको डिस्कस्ड है। अब हम लोगों का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वाला जो टॉपिक था, ये हम लोगों का टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट हो गया। कंक्रीट के बारे में हम लोग पढ़ लिए, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी साथ साथ पढ़ लिए, स्टील के बारे में पढ़ लिए, इसमें माइल्ड स्टील था और आपका यहाँ पे HYSD बार था। इन तो हम लोगों का टोटल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो बिहेवियर था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को कुछ 2-4 टॉपिक्स और हैं छोटे छोटे जो हम लोगों को जान लेना है। फिर हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला ये जो आपका यूनिट था जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं आरसीसी के, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे जो हम लोगों का जो मेन डिज़ाइन वाला जहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये सारा क्या था आपका कॉन्सेप्ट वाला। इसके पहले वाला लेक्चर क्या था, वो मेरा बिल्डअप था आपको कि हम आपको किस तरह से आरसीसी में एक जोन में ले आए थे। ठीक है, अब हम लोगों का थर्ड जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के बाद, वो होगा आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? एक तो हम लोग हुक्स लॉ से जानते हैं कि हुक्स लॉ में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट था वो कहलाता है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पहले तो हम आपको वही लिख देते हैं यहाँ पे, फिर समझाते हैं। एज पर हुक्स लॉ सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो हम लोग पढ़ते हैं ये क्या होता है कि ये परफेक्टली इलास्टिक वाले मटेरियल के लिए हम लोग पढ़ते हैं जो इलास्टिक है। अब कंक्रीट के साथ क्या है ना कि अगर आप इलास्टिक जोन में भी अगर आप उसकी बात कर रहे हैं, जो आपका ये इलास्टिक जोन था, अगर आप इसमें भी बात करेंगे ना इस पूरे में, तो भी आपका कंक्रीट परफेक्टली इसमें इलास्टिक नहीं है। थोड़ी दूर तक आप देखिए, यहाँ तक लीनियर है, उसके बाद ये पैराबोलिक है। तो कहने का मतलब है कि जब हम इलास्टिक जोन की बात कर रहे हैं तो इलास्टिक जोन मतलब इलास्टिक होना चाहिए पूरा, तो इलास्टिक है लेकिन यहाँ पे भी आपको पैराबोलिक है। और अगर हम लोग ये तो क्या है हम लोग पढ़ रहे हैं ना, लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल सिचुएशन की बात करें तो 5 से 10% का आपको क्या होता है एरर रहता ही है। मतलब ओरिजिनल शेप जो है, कंक्रीट ऐसा मटेरियल है जिसको इलास्टिक कहते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी अगर हम लोग लोड रिमूव करेंगे इलास्टिक जोन में तो उसका टोटल हम लोगों का जो शेप है वो वापस आएगा नहीं। अब इन चीज़ों को हम लोग इग्नोर करके हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की आगे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और हम लोग इसको प्लास्टिक भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि है तो ये इलास्टिक मगर परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है। तो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है तो परफेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना भी प्रॉब्लम होता है। इसको हम लोग डायरेक्टली कॉन्क्रीट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट ठीक है सोम में पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बाकी जगह पे तो यूज़ होगा ही ना आपको। तो ये कॉन्सेप्ट तो है ही आपका कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। लेकिन ये हो सकता है कि ये आपका स्टील में भी हो, ये आपका कंक्रीट में भी हो। तो स्टील में ये फॉलो आप कर सकते हैं, कंक्रीट में फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो कंक्रीट में क्योंकि नहीं कर सकते हैं तो आईएस कोड हम लोगों को क्या करता है, एक इम्पेरिकल फॉर्मूला देता है। इम्पेरिकल फार्मूला किसको बोलते हैं? जिस फार्मूला को आप डिराइव नहीं कर सकते हैं, कैसे आया है उसका लॉजिक आप नहीं ढूंढ सकते हैं। वो टेस्ट करने के बाद जो आपको बहुत सारे टेस्ट होते हैं और उसके बाद जो आपको एक पार्टिकुलर वैल्यू जिस पे बहुत सारे रिजल्ट्स कंसाइड करते हैं, तो वो उसका एक फार्मूला बना करके रिसर्चर्स हम लोगों को दे देते हैं। आप ढूंढेंगे कि इसका लॉजिक कहाँ है, तो लॉजिक नहीं होता है, मतलब आपको नहीं पता होता है, बुक्स में डेरिवेशन उसका नहीं मिलता है, उसको हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। और ये सब जो हम लोग अभी तक निकाल रहे हैं ये सारे आपके डिराइव करके हम लोग निकाल रहे हैं। आपको पता है ये 1.15 क्यों आया है, कहाँ से आया है। तो हम लोगों को IS 456 बोलता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला लेना है, वो है आपका E इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FC के, और दूसरा बताता है E इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ डायरेक्टली। इसको लिख देते हैं न्यूटन पर mm² यूनिट के साथ। ये वाला भी जो आएगा ये भी आपका हो जाएगा न्यूटन पर mm²। ये दो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हम लोगों को वैल्यूज बताता है। अब ये किसका होगा, अब आप समझ ही रहे होंगे कि ये हो गया आपका कंक्रीट के लिए और ये हो गया आपका स्टील के लिए। अब स्टील में सारे ही स्टील पे ये वैलिड हो जाएगा।
तो स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, हम लोग जानते भी हैं, याद भी हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये आपका बन जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये आपको BTSC में, LRC में, आपको RRB में, इन सब में, यहाँ तक कि आपको SSC JEE में भी आपको इस तरह का, अगर क्योंकि क्वेश्चन उसको अलग अलग लेवल से पूछना होता है ना, तो अगर उसको ईजीएस्ट लेवल से क्वेश्चन पूछने का अगर मन हुआ RCC में से 1 नंबर का, तो इनमें से क्वेश्चन बनने का चांसेस रहता है। ये वो टॉपिक्स हैं जो वो पूछ सकता है। 5100 FCK दे देगा, साथ में 5200 दे देगा, 5700 दे देगा, 5000 दे देगा, ताकि आपको 5 के अराउंड आपको बहुत सारे वैल्यू दे देगा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न हो जाए। ठीक है, तो ये, या फिर 50 √FCK दे देगा। तो आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए कि 5000 √FCK। अब FCK का मतलब क्या है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जैसे आप M20 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ 20 पुट कर दीजिए, √20 × 5000 जो वैल्यू आएगा वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। M25 लेके चल रहे हैं, √25 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 5000 × √25 का मतलब 5, तो 25000 हो जाएगा। तो 25000 आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट हो जाएगा M25 के लिए। फिर आपका ग्रेड चेंज होगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट का हर ग्रेड पे डिपेंड करता है। ये जो हम आपको अभी टॉपिक बताए हैं, ये सारे चीज़ों को आपको याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट का किस पे डिपेंड करता है, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। इसी को दूसरे तरीके से लिख सकता है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर्मूला आपका क्या होता है? 5000 √FCK होता है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर में से। ठीक है, स्टील के लिए तो सिर्फ आपको ये वैल्यू है, ये याद रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे सारे जगह पे हम लोग इस वैल्यू का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी ये हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अभी आपको हम एक वैल्यू नहीं समझाए हैं, वो है ये वाला। ये हम आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको ये काम आएगा, सिंगली रेनफोर्स में काम आएगा, हम आपको वहाँ पे ये डायग्राम वापस लेकर के आएंगे, वहाँ ये वापस वैल्यू आपको समझाएंगे। अभी के लिए आपको इसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यहाँ भी देखिए, आप इसमें लिखा है 2 × 10⁵ मेगापास्कल, मतलब न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये क्या है? ES है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ES स्टील के लिए, और इसको लिख सकते हैं EC कंक्रीट के लिए। ये हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब दूसरा हम लोगों का टॉपिक आता है, टॉपिक नंबर 4 हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रप्चर। अच्छा, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बताता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, ये जैसे हम आपको एक्सप्लेन किए थे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कि 2 मटेरियल है और दोनों मटेरियल आपको इलोंगेट होने वाले हैं, तो आपको दोनों में से कौन कितना इलोंगेट होगा, तो अगर आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन कम है कौन ज़्यादा है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू में हम लोगों को पता है कि 2 पहले आता है या 3 पहले आता है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो उसको जो हम लोग वैल्यू दिए वो क्या कहलाया? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। उसी तरह से आपका 2 मटेरियल है, एक कंक्रीट है एक स्टील है, अब दोनों आपका बेंड होगा, दोनों में इलास्टिक जोन है, दोनों में लोड पड़ेगा, दोनों में स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा, तो दोनों में से कौन ज़्यादा इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, कौन ज़्यादा बेंड करेगा और वापस अपने शेप में आ जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? उसको भी हम लोग एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे। वो न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाता है आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर है, उसको कोफिशिएंट दिए तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन नाम पड़ा। वैसे ही इलास्टिसिटी एक आपका बिहेवियर है, उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिए तो वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम पड़ गया। अब मान लीजिए कि अगर हम M25 कंक्रीट की बात कर रहे हैं, तो √25 मतलब 5 और 5000, ये कितना हो जाएगा? 25000 हो जाएगा M25 के लिए। और कोई भी स्टील के लिए ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 2 × 10⁵ हो जाएगा। ये कितना है आपको? 2 लाख न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये कितना है? 25,000 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो आप ये वैल्यूज देख के समझ जाएंगे ना कि स्टील आपका ज़्यादा इलास्टिक है, कंक्रीट आपका कम इलास्टिक है। यही बताता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये समझने के लिए है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप कल को भूलेंगे नहीं ये चीज़ों को, तो आप एक्सप्लेन भी किसी को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब उसी तरह से जैसे अभी आपका इलास्टिसिटी के लिए एक मॉडुलस दिया गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया, उसी तरह से रप्चर के लिए भी एक दिया जाएगा। रप्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? रप्चर को हम लोग कहते हैं टेंसाइल, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो हम लोग अब एक मॉडुलस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का तो आपको बता दिए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बता दिया कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना आएगा आपके कंक्रीट में। वो कौन से स्ट्रेंथ की बात करेंगे? जब भी हम लोग कंक्रीट बोलेंगे तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे। लेकिन कंक्रीट में कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ हम आपको बताए थे कि होता है, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं, 0 मान के चलते हैं, इतना कम होता है। अब वो कुछ तो होता है, तो जो कुछ होता है तो IS कोड हम लोगों को बताता है कि आपको कंक्रीट में जो लेके चलना है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला लेके चलना है 0.7
अंडर रूट एफ सी के। अब आप देखिए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना था 5000 अंडर रूट एफ सी के, मॉडुलस ऑफ रप्चर कितना है 0.7 अंडर रूट एफ सी के। एग्जाम्पल के लिए चेक कर लीजिए कितना वैल्यू हो सकता है एफ सी के। मान लीजिए हम लोग 25 को लेके चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है 25 कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। अब इसका हमको निकालना है टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, तो अंडर रूट 25 कितना होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 3.5 आ जाएगा। अब जिस कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 25 है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 3.5 है, तो बिल्कुल इसका 1/10 हो गया ऑलमोस्ट। तो ये काफ़ी कम होता है, तो हम लोग ये आपको कुछ हेल्प करेगा टेंसाइल स्ट्रेंथ लेने में, बट इतना है नहीं कि इसके बल पे हम लोग बिल्डिंग बना दें, तो इसलिए हम लोग इसके जगह पे स्टील लगा देते हैं बॉटम वाले जोन में। तो ये वैल्यू को ही हम लोग ज़ीरो कंसिडर करके चलते हैं, हम लोग मान के ही नहीं चलते हैं कि ये 3.5 हम लोगों का कोई स्ट्रेंथ हम लोगों को दे पाएगा, ठीक है। तो आपको लेकिन अगर एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लेता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M20 कॉन्क्रीट इज, तो अंडर रूट 20 इंटू 0.7 करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगा। अब हम लोग जो सो में पढ़ते हैं वो ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं, एफ सी आर इज इक्वल टू एम बाई जेड। तो ये एम बाई जेड किसके लिए होता है, ये आप जब जो टेस्ट स्पेसिमेन होता है आपका वो कुछ इस तरह से होता है, 3 पॉइंट पे आपका लोड पड़ता है, यहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है, और यहाँ पे आपको इस तरह से सपोर्ट रहता है। तो इस पे आप टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आपको उसका फेलियर आपको एक बेंडिंग मोमेंट आता है, और आपका इस जो सेक्शन है जो आप कंक्रीट का बनाते हैं उसका एक आपका सेक्शन मॉडुलस हो जाता है, जो आप BD²/6 करके आप निकाल देते हैं। तो उसके हिसाब से आप निकालते हैं। मगर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या मानते हैं इस वाले फॉर्मूला में, लीनियर मानते हैं, जबकि वैसा है नहीं। एक्चुअल में इस पॉइंट पे हो सकता है कि अलग स्ट्रेस होगा, इस पॉइंट पे आपको कुछ अलग स्ट्रेस होगा, इस पॉइंट पे कुछ अलग स्ट्रेस होगा। आप पूरे मटेरियल में FCR जो है वो आप कांस्टेंट मान लिए, ये कांस्टेंट तो होगा नहीं, इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे RCC में। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला ये वाला यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझाए कि हम ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से हम लोग M/Z भी नहीं यूज़ कर सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, तो RCC डिज़ाइन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी हम लोग हर जगह जहाँ पे भी, अभी आप स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ते हैं, आप सोम पढ़ते हैं, जहाँ पे भी कहीं पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस की बात आती है आप M/Z करते हैं। तो M/Z क्योंकि सोम का कॉन्सेप्ट है, आपके मटेरियल में इस तरह से बिहेवियर होगा तो वो यूज़ आप करेंगे, लेकिन RCC डिज़ाइन का जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, इसमें आप यूज़ नहीं करेंगे। अब आपको अगर कोई बोलेगा FCR का वैल्यू क्या है, तो FCR आपके लिए अब हो गया है 0.7 अंडर रूट FC के, ठीक है। तो आपको ये भी याद रख लेना है, इसको भी हम आपको इम्पॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। ये पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये दोनों जो है ये आपको इम्पॉर्टेंट है। ये वाला HYSD का टेबल, ये जो बॉक्स बनाए हम, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला वैल्यू आपको इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप इस पूरे नोट्स को सही से देखेंगे तो आपको ये सारा जो हम जहाँ जहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिख रहे हैं आपको वो नज़र आ जाएगा, और ये सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। कई बार ज़रूरी नहीं है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आ जाए, ये सारी चीज़ें आपको आगे काम तो आएंगी ही आएंगी, इसके लिए भी हम इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट भी अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट समझ लें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी अपने हिसाब से समझ लें, क्योंकि ये टॉपिक्स किसी के लिए अलग अलग नहीं होगा। जो अलग होगा वो हम बता देंगे कि जो डेरिवेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आने वाला है वो उतना पार्ट हम आपको पहले ही बता देंगे कि ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज लेना है तो आप कुछ भी स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ रप्चर और आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब एक आ गया आपका पॉइजन रेशियो, ये लास्ट टॉपिक है आज का, कि पॉइजन रेशियो भी हम लोग पढ़ते हैं कि लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आपका होता है। अब हम लोग जब RCC पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को अब उस पूरे फॉर्मूला की ज़रूरत तो है नहीं, हम लोगों को IS को डायरेक्टली वैल्यू बता देता है कि ये म्यू जो होगा ये आपका 0.15 से लेकर के 0.2 के बीच में हम लोग वैल्यू यूज़ करते हैं अपने कंक्रीट में, ठीक है। अब ये आपका आगे जहाँ पे भी हम लोग अब म्यू की बात करेंगे वहाँ 0.15 से 0.2 लिया जाता है, और अगर जनरल की बात किया जाए तो जनरल में आपको 0.15 ही हम लोग कंक्रीट में लेके चलते हैं, 0.2 नहीं लेकर के चलते हैं, क्योंकि जितना कम वैल्यू लेके चलेंगे उतना ज़्यादा सेफर हम लोगों का डिज़ाइन होगा, ठीक है। तो ये आपको वो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए थे RCC में, जैसे ही हम लोग लिमिट स्टेट स्टार्ट करेंगे उसके पहले। तो फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा लिमिट स्टेट मेथड, और उसको हम लोग आगे जब एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो वहाँ से आपको लगभग 30 लेक्चर्स के आसपास लगेगा, और वो आपका पूरा कोर्स जो होगा वो कवर हो जाएगा।
इसमें सारा कॉन्सेप्ट रहेगा, थ्योरी भी रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, छोटे छोटे टॉपिक्स जो होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, बड़े बड़े डेरिवेशंस भी हम आपको यहाँ पे करके देंगे। तो आप जब ये कोर्स लिए हैं तो आपको ओवरऑल आपका आरसीसी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हम बिल्डअप कर देंगे, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ आपको कॉन्सेप्ट पता हो, आपको सीधा रिवाइज करके आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो सेशन, ये जो हम आप सीरीज़ आप लिए हैं, आपको ये पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।